Hello students, I am again back with part 2 of chapter number 7, India, Location and Physical Features. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, to watch it. बेटा हम यहाँ तक पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू से। तो बेटा वो लैंड मास जो 3 साइड से पानी से कवर हो उसे हम क्या कहते हैं? पेनिनसुला। तो इंडिया को भी इंडियन पेनिनसुला कहते हैं। क्यों कहते हैं इंडियन पेनिनसुला? क्योंकि इंडिया के साउथ में है इंडियन ओशन। इंडिया के साउथ में है इंडियन ओशन। ठीक है। इंडिया के ईस्ट में हमें मिलेगा बे ऑफ बंगाल। ईस्ट में मिलेगा बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे इंडियन ओशन है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पर वेस्ट में है अरेबियन सी। तो इंडिया 3 साइड से पानी से ढका हुआ है। यहाँ पर है अरेबियन सी, यहाँ पर है इंडियन ओशन और यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल। इसीलिए क्या कहते हैं? इंडियन पेनिनसुला। अब ये जो इंडियन पेनिनसुला है, देखो यहाँ पर है हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स के बाद होंगे नॉर्दर्न प्लेन्स और नॉर्दर्न प्लेन्स के बाद आएगा हमारा डेक्कन प्लेट्यू। तो ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं? डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है। तो हिमालय के साउथ में आ गया आपके नदर्न प्लेन्स और नदर्न प्लेन्स के साउथ में आ गया डेक्कन प्लेट्यू। समझ में आया? देखो नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं। यहाँ पर है हमारे हिमालयन माउंटेन। हिमालयन माउंटेन के साउथ में मिलेंगे हमें नदर्न प्लेन्स और नदर्न प्लेन्स के साउथ में जो प्लेट्यू मिलेगा यही है पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये ओल्डेस्ट लैंड मास है। क्या है? ओल्डेस्ट लैंड मास। और इसे ओल्डेस्ट लैंड मास क्यों कहते हैं बच्चा? क्योंकि गोंडवाना लैंड से जो पार्ट टूट के एशिया मतलब यूरेशियन प्लेट में जुड़ा वो ही ये पेनिनसुला था। ठीक है। आप सबको पता ही होगा कि पहले जो हमारी अर्थ थी उसमें एक ही कॉन्टिनेंट था, एक ही ओशन था, पेंथलासा और पेंजिया। फिर जो पेंथलासा ओशन था और पेंजिया कॉन्टिनेंट था, तो पेंजिया टूटा तो उसमें से जो गोंडवाना लैंड बना था साउथ में उसी से टूट के आया है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। खैर ये थ्योरी आप अभी ना भी पढ़ो तो चलेगा, अभी हमारे किसी काम की नहीं है। पर ये बात याद रखो कि अगर हमारे इंडिया में पूछा जाए कि सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास कौन सा है तो पूछना पेनिनसुलर प्लेट्यू। फिर कोई पूछेगा कि क्यों है तो बोलना ये गोंडवाना लैंड से टूट के आया है। ठीक है। गोंडवाना लैंड से टूट के जो ओरिजिनल पार्ट इंडिया का आया है वो यही है। कौन सा वाला? ये जो डेक्कन प्लेट्यू पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला जो पार्ट है वो। चलो अब हम बुक में देख लेते हैं क्या लिखा है। तो बुक बोल रही है कि भाई नदर्न प्लेन्स के साउथ में एक बहुत ही पुराना लैंड मास है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, जिसे हम पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे पुराने लैंड मास जो नदर्न प्लेन्स के साउथ में है उसे ही हम पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। ये सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया में है। ये हार्ड इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। तो हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है किससे बना है? इग्नियस रॉक से, मेटामॉर्फिक रॉक से। जो प्लेट्यू, अच्छा इग्नियस रॉक्स कैसे बनती है बच्चा? जब वॉल्केनिक एरप्शन होता है तो वॉल्केनिक एरप्शन से बनने वाली जो रॉक्स होती हैं उन्हें ही हम इग्नियस रॉक कहते हैं। ठीक है। वॉल्केनिक एरप्शन से बनने वाली रॉक इग्नियस रॉक होती हैं। तो यहाँ पर आपको इग्नियस रॉक मिलेंगी और फिर इग्नियस रॉक पे जब बहुत हीट और प्रेशर लगता है तो ये ही काय में कन्वर्ट हो जाती हैं? मेटामॉर्फिक रॉक में। तो यहाँ पर हार्ड इग्नियस रॉक भी मिलेंगी, मेटामॉर्फिक रॉक भी मिलेगी। ये जो प्लेट्यू रीजन है ये इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए क्योंकि ये बहुत रिच है मिनरल्स में। आप यहाँ से यहाँ तक कोई भी पोर्ट ऐसा नहीं देखोगे जहाँ से हम आयरन और एक्सपोर्ट नहीं करते। हम बहुत सारे आयरन ओर को एक्सपोर्ट कर देते हैं डिफरेंट कंट्रीज को और उसके बदले में हमें मिलती है फॉरेन एक्सचेंज। तो यहाँ पर कोल भी है, आयरन भी है, कुछ एक आधो एरिया में गोल्ड भी है। सो इकोनॉमिकली ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिनरल्स में बहुत रिच है। ये जो प्लेट्यू है इसके 2 डिफरेंट पार्ट हैं, 2 डिस्टिंक्ट पार्ट हैं जिन्हें सेपरेट करती है नर्मदा रिवर वैली। एक है मालवा प्लेट्यू जो कि नॉर्थ में है और डेक्कन प्लेट्यू जो कि साउथ में है। फिर से ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पर रिवर नर्मदा है तो रिवर नर्मदा डेक्कन प्लेट्यू को, पेनिनसुलर प्लेट्यू के 2 पार्ट आपको मैं पढ़ा रही हूँ। पहले हमने इसको पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू बना दिया, बाद में हम बोल रहे हैं रिवर नर्मदा इन्हें 2 अलग अलग प्लेट्यूज में डिवाइड करती है। ये जो नीचे वाला है इसे हम डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं और नर्मदा रिवर के जो ऊपर वाला है इसे हम कहते हैं मालवा प्लेट्यू।
तो रिवर नर्मदा डिवाइड्स पेनिनसुलर प्लेट्यू इनटू टू डिस्टिंक्ट पार्ट, वन इज डेक्कन एंड अदर इज मालवा प्लेट्यू। जो मालवा प्लेट्यू है उसे बाउंड करता है अरावली रेंज नॉर्थ वेस्ट में। आप लोगों ने देखा होगा ना राजस्थान में, मैंने आपको एक रेंज दिखाई थी फर्स्ट पार्ट में, ये वाला हमारे राजस्थान का रेंज, तो यहाँ पर है अरावली रेंज। तो अरावली रेंज हमारे मालवा प्लेट्यू को नॉर्थ वेस्ट में बाउंड करती है, विंध्य साउथ में बाउंड करता है। इसका जो ईस्ट में एक्सटेंशन है वो बुंदेलखंड बघेलखंड तक आपको मिलेगा, है ना, सदर्न उत्तर प्रदेश में। फिर छोटा नागपुर मिलेगा आपको झारखंड में, छोटा नागपुर झारखंड में। तो जो मालवा प्लेट्यू है उसे नॉर्थ वेस्ट में अरावली रेंज बाउंड कर रहे हैं, विंध्य साउथ में कर रहा है। मतलब ऐसे होगा कि यहाँ पर अरावली रेंज कर रहे हैं, यहाँ पर विंध्य कर रहे हैं, फिर यहाँ पर बुंदेलखंड बघेलखंड मिल जाएंगे, और फिर यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू है जो कि कहाँ पर है, झारखंड में। जितनी भी रिवर्स हैं जो इस प्लेट्यू से राइज करती हैं उनका नाम है चंबल, बेतवा, केन, सोन, दामोदर। चंबल, बेतवा, केन, सोन, दामोदर, और ये फाइनली गंगा और यमुना रिवर को ज्वाइन करती हैं। ठीक है, चलें आगे। टुवर्ड्स द साउथ, साउथ अब जाओगे नर्मदा वैली के, तो वहाँ पर आपको मिलेगा डेक्कन प्लेट्यू। इसको बाउंड करती हैं सतपुरा रेंज, मतलब सतपुरा रेंज के नॉर्थ में आपको नहीं मिलेगा, है ना, सतपुरा रेंज तक इसकी बाउंड्री है। सतपुरा रेंज के साउथ में फिर आपको क्या मिलेगा, हमारा मालवा प्लेट्यू, महादेव हिल्स, मैकाल हिल्स, कैमूर हिल्स। तो नॉर्थ में इसे बाउंड करने वाली है सतपुरा रेंज, महादेव हिल्स, मैकाल हिल्स, और साउथ में ये एक्सटेंड करता है टिप ऑफ पेनिनसुला यहाँ तक, ये है टिप ऑफ पेनिनसुला। यहाँ पर सतपुरा रेंज होगी, यहाँ पर महादेव हिल्स है, यहाँ मैकाल हिल्स है। इस मैप में देख लो बेटा, ये रही हमारी रिवर नर्मदा, यहाँ से ओरिजिनेट होके जा रही नर्मदा। तो नर्मदा के ऊपर हमने देखा छोटा नागपुर प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, क्या देखा, मालवा प्लेट्यू। यहाँ पर क्या देखा, छोटा नागपुर प्लेट्यू। यहाँ पर है मालवा प्लेट्यू, यहाँ पर है छोटा नागपुर प्लेट्यू, और ये वाला पार्ट है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, ये रही रिवर नर्मदा, और ये रही सतपुरा, और यहीं पर आपको महादेव, मैकाल मिल जाएंगी। ठीक है, और हमने बोला इस पेनिनसुलर प्लेट्यू से निकलने वाली रिवर तो ये रही बेतवा, सोन, चंबल। अब बेटा वो हिल्स जो वेस्टर्न एज को इस ट्रायंगुलर प्लेट्यू के वेस्टर्न एज को बॉर्डर करती हैं, उन्हें हम कॉमनली वेस्टर्न घाट्स कह देते हैं, जैसे सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नायमली, कार्डमम। कार्डमम, सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नायमली, जैसे ये रहा। हमने बोला ना कि ये वाले पार्ट में है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो डेक्कन प्लेट्यू को जो वेस्ट में बाउंड्री दे रही हैं वो है सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नायमलाई, सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नायमलाई, यहाँ मिलेंगे आपको। कार्डमम भी है। अन्नायमुड़ी केरला में है, अन्नायमुड़ी केरला में है, जिसकी जो हाइट है वो है 2695 मीटर, ये हाईएस्ट पीक है पेनिनसुलर इंडिया की। अन्नायमुड़ी 2695 मीटर्स हाई है, और ये पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू की हाईएस्ट हील है। जो हील ईस्टर्न एज पे डेक्कन प्लेट्यू को बाउंड करती हैं उन्हें हम कॉमनली ईस्टर्न घाट्स कहते हैं। ये कन्वर्ज होती जाती हैं वेस्टर्न घाट्स में एट द नीलगिरीज, दे कन्वर्ज विद द वेस्टर्न घाट्स एट नीलगिरी। ये जो ईस्टर्न घाट्स की जो हिल्स हैं जो ईस्टर्न बाउंड्री बनाती हैं डेक्कन प्लेट्यू की, ये रही, ये बाद में जाके कन्वर्ज हो जाती हैं वेस्टर्न घाट्स में, और क्या बनाती है, नीलगिरीज। कुछ डिफरेंसेस अब हम पढ़ेंगे बच्चा वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स में। देखो, जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पर बेटा कंटिन्यूस हिल्स हैं, और जो ईस्टर्न घाट्स हैं यहाँ पर ब्रोकन है हिल्स। क्यों है ब्रोकन, उसके लिए एक रीज़न रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पर जितनी भी रिवर ओरिजिनेट होती है ना बेटा, इन सब का जो माउथ है वो बनता है बे ऑफ बंगाल में। तो नदियाँ पहाड़ों को काटती हुई आगे की तरफ निकल गई हैं, कुछ नदियों ने यहाँ पर डेल्टा भी बना लिए हैं। तो इसीलिए ये वाला घाट तो कंटिन्यूअस है, जो हमारा वेस्टर्न घाट है वो कंटिन्यूअस है, पर जो हमारा ईस्टर्न घाट है वो टूटा फूटा है, कटा छटा है, ब्रोकन है। यहाँ पर जो एवरेज हाइट है वो है 1500 से लेकर 200 मीटर तक की, और यहाँ पर जो हील्स हैं वो लो हैं, मतलब हाइट थोड़ी सी कम है। एवरेज हाइट यहाँ पे 500 से 700 मीटर तक की है। यहाँ से बहुत सारी स्विफ्टली फ्लोइंग रिवर्स का ये होम है, जैसे नर्मदा और तापी। ये स्विफ्टली फ्लोइंग रिवर्स नर्मदा और तापी का होम है, कौन, वेस्टर्न घाट्स।
ईस्टर्न घाट्स में लॉन्ग ब्रॉड रिवर्स हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। बेटा जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू का वो महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश को कवर करता है और इसी को हम डेक्कन ट्रैप कहते हैं। तो अगर मैं आप पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय डेक्कन ट्रैप तो क्या बोलोगे? द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश आता है, इसी को हम डेक्कन ट्रैप कहते हैं। ये जो रीजन है ये शीट ऑफ लावा से बना हुआ है। जब यहाँ पर वॉल्केनिक एरप्शन हुए थे तो यहाँ पर लावा की एक शीट थी which had oozed out from huge cracks in the earth surface। अर्थ सरफेस में क्रैक्स होने से मिलियंस ऑफ ईयर अगो बड़े बड़े क्रैक्स आए, क्रैक से लावा बाहर निकला और एक शीट बना ली उसने। ये जो रीज़न है यहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलेगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कॉटन की ग्रोथ के लिए, और इवन शुगर कैन भी बहुत अच्छा ग्रो होता है ब्लैक सॉइल में, इसीलिए इसे ब्लैक और कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ब्लैक सॉइल को ब्लैक सॉइल भी कहते हैं, कॉटन सॉइल भी कहते हैं, रिगर सॉइल भी कहते हैं, और ये कॉटन के लिए भी बहुत अच्छी और शुगर केन के लिए भी बहुत अच्छी। बेटा ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसे बहुत सारी रिवर्स ड्रेन करती हैं, बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स भी ड्रेन करती हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी लास्ट डेल्टाज बिफोर फ्लोइंग इनटू बे ऑफ बंगाल। और जब ये बे ऑफ बंगाल में अपना माउथ बनाती हैं तब इनका माउथ कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में। तो माउथ के पहले ये लोग बनाती हैं डेल्टाज। क्या बनाती हैं? डेल्टा। जैसे यहाँ से इनका ओरिजिन हुआ, ये यहाँ पर जा रही हैं बे ऑफ बंगाल में, इनका माउथ कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में। तो यहाँ पर ये बना रही हैं डेल्टा। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। चलो जो नर्मदा और तापी रिवर हैं ये इस रीजन की अकेली ऐसी रिवर हैं जो अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं। नर्मदा और तापी कहाँ करती हैं? अरेबियन सी में। ये भी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम का पार्ट है पर ये दोनों वेस्ट फ्लोइंग रिवर हैं और अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं, पर बाकी की सारी रिवर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती हैं। खैर कुछ छोटी छोटी रिवर और हैं यहाँ पर अब उन्हें छोड़ दो। अच्छा, अब हम देखेंगे हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में क्या डिफरेंस है। तो बेटा हिमालयन रिवर सिस्टम से हिमालयन रीजन से जितनी भी रिवर निकलेंगी वो स्नो कवर्ड एरिया से निकल रही हैं, तो पूरा साल भर पानी उनमें होगा। देखो थोड़ा लॉजिकली सोचो, जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू है वहाँ की रिवर में पानी कम होता जाएगा, सूखती जाएंगी। पर जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो ग्लेशियर मेल्ट होते जाएंगे, जो स्नो कैप्स हैं हिमालयन माउंटेन के वो मेल्ट होते जाएंगे, तो हमारी जो रिवर्स है उनमें पानी का लेवल और बढ़ता ही जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना कि जो हिमालयन रिवर्स है वो पेरिनियल रिवर है विच इज़ हैविंग वाटर थ्रू आउट द ईयर। पर यहाँ पर इनका ओरिजिन डेक्कन रीजन से होता है जो कि स्नो कवर्ड नहीं है, तो ये समर मंथ में ड्राई अप हो जाती हैं। पेनिनसुलर रिवर्स समर मंथ में ड्राई अप हो जाती हैं। ये नदर्न प्लेन्स पे फ्लो करती हैं विच आर लेवल्ड सरफेस, जो कि एक लेवल्ड सरफेस है। इसमें नेविगेशन और इरिगेशन दोनों हो सकता है। इनका जो फ्लो है वो रॉकी अनइवन सरफेसेस पे है, तो ये नेविगेबल भी कम है और इरिगेशन के लिए सुटेबल भी कम है। देन ये बहुत सारी फर्टाइल एलुवियम लेके आती हैं जो प्लेन्स पे डिपॉजिट कर देती हैं और हमारे पास बहुत बड़े एरिया में एलुवियल सॉइल मिल जाती है। इनके साथ कोई एलुवियम नहीं होता। देयर स्विफ्ट करंट डज नॉट लेट देम डिपॉजिट इन सॉइल, और इनका जो स्विफ्ट करंट है इन्हें सॉइल डिपॉजिट भी नहीं करने देता। बेटा हिमालयन रिवर्स के ऊपर हम कैनाल्स बिल्ड कर सकते हैं जिससे इरिगेशन होगा, खेतों में पानी दिया जा सकता है। पर यहाँ पर रॉकी टेरेन होने के कारण, हाई बैंक्स होने के कारण यहाँ पर कैनाल कंस्ट्रक्शन की फैसिलिटी थोड़ी सी मुश्किल है। चट्टानें हैं, माउंटेन है, उनमें कहाँ आप डिगिंग करोगे, कहाँ से कैनाल निकालो, एक मुश्किल काम है। पर ये जो नदर्न प्लेन्स वाला एरिया है यहाँ पर रॉकी एरिया नहीं है, तो यहाँ कैनाल्स इजीली बिल्ट हो जाती है। यहाँ पर पोरस सॉइल है जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और सब मतलब जब आप कुआं खोदोगे तो पानी मिलेगा, क्यों? क्योंकि बहुत सारा पानी उस पोरस सॉइल ने एब्जॉर्ब किया था। देखो यहाँ पर पानी गिरा, अगर ये मिट्टी इस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी तो यहाँ पर पानी का लेवल बढ़ जाएगा अंडरग्राउंड। पर यहाँ पर रॉकी टेरेन होने के कारण पानी का अब्जॉर्प्शन, यहाँ पे चट्टानें हैं, अब चट्टानें कौन सा, एक पत्थर क्या पानी को अब्जॉर्ब करेगा? नहीं करेगा। तो यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज नहीं हो पाती है। ठीक है, अब हम आ जाएंगे बेटा थार डेजर्ट पे।
थार डेजर्ट। बजरंगी भाईजान आप सब लोगों ने मूवी देखी होगी, उसमें जो डेजर्ट दिखाया है वो थार डेजर्ट है, हमारे इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है। तो जो नॉर्थ वेस्ट है मालवा प्लेट्यू का, वो क्या है, थार डेजर्ट है। मैंने, देखो ये रहा हमारा इंडिया। अरे कहाँ चला गया भाई, चलो। तो ये यहाँ पर अगर मालवा प्लेट्यू है तो मालवा प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्ट में क्या मिलेगा, थार डेजर्ट। ये एरिया में थार डेजर्ट है। ये अरावली के वेस्ट में है, यहाँ पर अरावली रेंज है, अरावली के वेस्ट में है ना। और राजस्थान से लेके पाकिस्तान तक फैला हुआ है। बहुत सारी रिवर्स और स्ट्रीम है इस वास्ट सैंडी रीजन की। ये सॉल्ट वाटर लेक्स में ड्रेन कर जाती हैं और कई बार सैंड में डिसअपियर हो जाती हैं। बेटा छोटी छोटी जो रिवर्स होती हैं वो या तो सॉल्ट वाटर लेक्स में ड्रेन कर जाती हैं या तो डिसअपियर हो जाती हैं सैंड में। इस रीजन में इनलैंड ड्रेनेज है, मतलब यहाँ की जो नदियाँ होती हैं वो कभी भी ओशन में शीस में मिल नहीं पाती हैं, ओशन तक पहुँच नहीं पाती हैं। इसीलिए इस एरिया को इनलैंड ड्रेनेज वाला एरिया कहते हैं, रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज। फिर से ध्यान रखना है, इनलैंड ड्रेनेज किसको कहेंगे, जहाँ पर नदियाँ ओशन तक मिल ना पाए। लूनी सिर्फ यहाँ की एकमात्र बड़ी रिवर है थार डेजर्ट की। जो लेक समर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सॉल्ट वाटर लेक है, साथ ही साथ हम यहाँ से सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, सॉल्ट। अब हम पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन्स को। तो ये वाले जो रीजन है ये है हमारे कोस्टल प्लेन्स, पूरा मुंबई हमारा कोस्टल प्लेन पे है। तो जो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स की बाउंड्री है ना। और ऐसे समझो, देखो नहीं समझ में आया तो हमारे जो ईस्टर्न घाट्स हैं और जो वेस्टर्न घाट्स हैं, यहाँ पर है वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पर है ईस्टर्न घाट्स, और यहाँ पर है अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर है अरेबियन सी। तो ये जो पतला पैसेज होता है बेटा, इसी को हम कहते हैं कोस्टल प्लेन। ठीक है बात। बॉर्डरिंग द वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट नैरो कोस्टल प्लेन है, जिन्हें हम वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के नाम से जानते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जैसे वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट से अलग अलग हो गए, वैसे यहाँ का जो कोस्टल प्लेन है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया, यहाँ का वेस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसे हम कोंकण कोस्ट के नाम से जानते हैं नॉर्थ में, मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं साउथ में। तो जो हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उन्हें दो भागों में बांट दिया, मालाबार कोस्ट और कोंकण कोस्ट। पर कुछ लोग यहाँ पर कन्नड़ कोस्ट को भी ऐड करते हैं, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट, मालाबार कोस्ट। और यहाँ पर जो हमारा ईस्टर्न घाट है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, नॉर्थ में इसे नदन सिरकार्स बोलते हैं और साउथ में इसे कोरोमंडल कोस्ट कहते हैं। तो यहाँ से 1 नंबर का 1 मार्क क्वेश्चन बनेगा कि कोस्टल प्लेन्स को ईस्टर्न घाट्स में कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो ध्यान रखना, ईस्टर्न पार्ट्स में हमने कोस्टल प्लेन्स को डिवाइड किया है, नॉर्दर्न सिरकार्स साउथ नॉर्थ में और साउथ में कोरोमंडल कोस्ट। ऐसे ही जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उन्हें नॉर्थ में हम बोलते हैं कोंकण कोस्ट और साउथ में बोलते हैं मालाबार कोस्ट, पर कहीं कहीं फेंट मेंशन कन्नड़ कोस्ट का भी है। अब हम इन लोगों का कंपैरिजन देखेंगे। ये जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये नैरो स्ट्रिप है, जिन्हें एक साइड में वेस्टर्न घाट्स होते हैं, जिनके एक साइड में अरेबियन सी होती है। यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स होंगे, यहाँ पर अरेबियन सी होगी और बीच में होंगे हमारे कोस्टल प्लेन। ऐसे ही वाइड प्लेन्स बॉर्डर बाय ईस्टर्न घाट्स। अब वाइड प्लेन जिनकी ये नैरो स्ट्रिप है ना, यहाँ पर ये थोड़े से सकड़े हैं, कम है, पर ये थोड़े से चौड़े हैं, वाइड है। एक साइड मिलेंगे इनको ईस्टर्न घाट्स और एक साइड मिलेगा बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। मर्ज विद गुजरात प्लेन, ये गुजरात प्लेन के साथ मर्ज करते हैं, ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के साथ मर्ज करते हैं। यहाँ पर एस्ट्रीज और लगून्स मिलेंगे, बैक वाटर्स में मिलेंगे, पर्टिकुलरली केरला में एस्ट्री लगून्स बैक वाटर। यहाँ पे डेल्टास मिलेंगे महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी के। मतलब सुनने की समझने की बात ये है कि यहाँ पर आपको लगून्स मिल सकते हैं। लगून्स क्या होते हैं, सॉल्ट वाटर लेक, बैक वाटर मिल सकता है, एस्टुरी मिलती है, जैसे गंगा सॉरी रिवर नर्मदा यहाँ एस्टुरी बनाती है। पर यहाँ पर इन कोस्टल प्लेन में आपको डेल्टाज मिलेंगे जो बनाए हैं महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी ने।
अब हम पढ़ेंगे बेटा आइलैंड्स को। तो हमारे पास 2 आइलैंड है, एक है अरेबियन सी में, दूसरा है एक यहाँ पर अरेबियन सी में है जिसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप, एक है अंडमान निकोबार आइलैंड जो है बे ऑफ बंगाल में। तो बे ऑफ बंगाल में इंडिया का जो आइलैंड है उसका नाम है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अरेबियन सी में जो है उसका नाम है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आइलैंड और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये 2 आइलैंड सेट्स हैं इंडिया के पास। जो लक्षद्वीप है वो अरेबियन सी में है एज आई शोन यू, और इसे कोरल आइलैंड भी कहते हैं क्योंकि इसको एक क्या बोलना चाहिए ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है पोलिप्स। पोलिप्स एक कीड़ा होता है, मतलब कीड़ा क्या जीव होता है, समुद्री जीव, उसका जो शेल होता है बहुत हार्ड होता है। जब ये पोलिप्स की डेथ हो जाती है तो वो अपने क्योंकि कॉलोनी में रहते हैं तो अपने हार्ड शेल को यहीं छोड़ देते हैं। तो ऐसे हार्ड शेल मिलके इन लोगों ने क्या बना लिया, लक्षद्वीप आइलैंड बना लिया। तो लक्षद्वीप आइलैंड को कोरल आइलैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कोरल से बना हुआ है। कोरल क्या है, एक पोलैप्स नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसकी हार्ड कवरिंग को हम क्या कहते हैं, कोरल। और ये कोरल की लेयर जब जमीन से लेके ऊपर तक आ गई, पानी के ऊपर आ गई, तो इसी को हमने क्या कहा, आइलैंड। दूसरा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये बे ऑफ बंगाल में है। ये 10 डिग्री चैनल से सेपरेट है, सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार आइलैंड सेपरेटेड है एक दूसरे से। कैसे सेपरेटेड, 10 डिग्री चैनल से। भी 10 डिग्री के चैनल क्या होता है, लैटिट्यूड 10 डिग्री पे पानी का एक चैनल है, उस चैनल ने अंडमान निकोबार को सेपरेट किया हुआ है। ये जो आइलैंड है, दीज आइलैंड्स आर एक्चुअली द पीक्स ऑफ सबमर्ज्ड वॉल्केनिक माउंटेन्स। यहाँ पर वॉल्केनिक माउंटेन्स थे, उनका सबमर्ज्ड पार्ट है ये, जो थोड़ा सा पानी के ऊपर दिखता है, उसी को अंडमान निकोबार आइलैंड कहते हैं। और ये वॉल्केनिक आइलैंड है। यहाँ पर एक बैरन आइलैंड है जो कि अकेला एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया का। अंडमान निकोबार आइलैंड में एक आइलैंड है बैरन आइलैंड जो कि के सिर्फ अकेला एक्टिव वॉल्केनो है इंडिया का। बहुत सारे जो आइलैंड हैं यहाँ के वो अनइनहेबिटेड है, मतलब वहाँ पर लोग नहीं रहते। कुछ इनहेबिटेड आइलैंड भी हैं जहाँ पर ट्राइबल पीपल रहते हैं और वो आउटसाइड वर्ल्ड से एक्सक्लूडेड रहना चाहते हैं। टिल डेट दे डोंट वांट टू मिक्स विथ अस, उन्हें अकेले आइसोलेशन में रहना पसंद है। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म्स। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म्स। तो जो माइटी हिमालयन रेंज है ये नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है। फॉरेन इन्वेडर्स हैं, इंडिया को इसने बहुत टाइम बचाया है। ये हमारी कंट्री को कोल्ड विंटर विंड से भी बचाता है जो आर्कटिक रीजन से आ रही होती हैं, तो शील्ड की तरह काम करता है। हमारी कंट्री को रेनफॉल देता है और बहुत सारी पेरिनियल का सोर्स बनता है। हिमालयन माउंटेन फॉरेन इन्वेडर्स को इंडिया में नहीं आने देता, ठंडी हवाओं को इंडिया में नहीं आने देता, मॉनसून हवाओं को यहाँ पर रोक कर हमें बारिश दे देता है। और यहाँ पे जो आइस कैप्स है वो पेरिनियल रिवर का सोर्स बनते हैं। जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंडो गैंगेटिक प्लेन को हम फूड बोल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये स्टोर हाउस है मिनरल्स का। अगर आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, तो आयरन के बिना वो पॉसिबल नहीं है। तो आयरन भी इसी पेनिनसुलर प्लेट्यू पे मिलता है हमें भर भर के। जो कोस्टल प्लेन है डॉटेड विथ पोर्ट्स एंड हार्बर्स, बहुत सारे पोर्ट्स और हार्बर्स हैं कोस्टल प्लेन्स पे, जो सी ट्रेड में, इंटरनेशनल ट्रेड में हमारी हेल्प करते हैं। बच्चा, इंटरनेशनल ट्रेड के बिना हमारी इकॉनमी नहीं चल सकती। पेट्रोलियम कहाँ से आएगा, और पेट्रोलियम नहीं होगा तो गाड़ी, स्कूल की बस, वैन सब बंद हो जाएगी। और ट्रेन्स तो चलो अब इलेक्ट्रिसिटी पे चलने लगी हैं, पहले डीजल से चलती थी, अभी भी कुछ एरियाज़ में डीजल पे चल रही हैं। तो इंटरनेशनल ट्रेड नहीं होगा तो हमारे पास पेट्रोलियम नहीं आएगा, हम हमारे आयरन ओर को, हमारे कॉटन को, हमारे सिल्क को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है बच्चा। लैंड ब्रीज, सी ब्रीज का कंसेप्ट आपने सुना ही होगा, जो टेम्परेचर रेगुलेशन में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर होती है इंपॉर्टेंस खत्म, साथ ही साथ चैप्टर भी। इफ एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।